नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग में विराम चिन्हों को जानने की कोशिश करेंगे। ये विराम चिन्ह होता क्या है, जो आपको कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रश्न पत्र प्रारूप में प्रश्न क्रमांक 4 में 8वां प्रश्न विराम चिन्ह पर आधारित पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से वहां पर दिया जाता है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। और आपको वहां पर एक वाक्य दिया जाता है और उसमें आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। उसके लिए कुल 1 अंक दिया जाता है। तो चलो हम पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम मतलब रुकना, ठहरना जिसे कहा जाता है, और चिन्ह मतलब निशान जिसे हम सिंबल भी कहते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाला उसे सही ढंग से समझ पाता है। अब इसी परिभाषा को जरा आसान शब्दों में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आसान भाषा में बताए तो लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमारे जो भाव व्यक्त हो रहे, उन भावों के अनुसार जहाँ पर हम रुकते हैं, कुछ देर के लिए ठहरते हैं, उस समय जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलो अब हम विराम चिन्ह क्या कौन कौन से होते हैं वो पहले देखते हैं। विराम चिन्ह का भाषा में क्या महत्व है वो पहले जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर विराम चिन्ह का हम भाषा में प्रयोग ना करें तो क्या विराम चिन्ह के बिना हम लिख नहीं पाएंगे? क्या होता है वो हम जानते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किस प्रकार देखिए, जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर आखिर में पूर्ण विराम लगाया गया है। वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है आप सोचो। दूसरा वाक्य दिया है रोको, वहां पर अल्प विराम लगाया गया है, रोको मत जाने दो। और तीसरा वाक्य दिया है रोको मत जाने दो। तीनों वाक्य का अर्थ वहां पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। रोको मत जाने दो, इस वाक्य का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो वाक्य अर्थहीन नजर आ रहा है। दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। और तीसरा वाक्य रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोकना नहीं है, उसे जाने दो। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करने से किस प्रकार वाक्य का अर्थ बदलता है यह हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो विराम चिन्ह का प्रयोग उचित ढंग से होना कितना जरूरी है, इस वाक्यों से हमें पता चलता है। तो अब हम जानते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला है पूर्ण विराम, जहाँ पर खड़ी पाई करके दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। अल्प विराम, जहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरना होता है। अर्ध विराम, जहाँ पर पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना होता है। और विराम चिन्ह है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ पर मन की भाव व्यक्त होते हैं या जहाँ पर मन की भावनाएं उस शब्द से व्यक्त होती है, वहाँ पर विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह भी उसे कहते हैं।
अवतरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, दुहरा अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। और भी विराम चिन्ह है, जैसे विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसे काक पद भी कहते हैं। काक पद यह संस्कृत शब्द है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब हम एक एक विराम चिन्ह को जानते हैं किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है। पहला विराम चिन्ह दिया गया है पूर्ण विराम। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। मतलब वाक्य खत्म होने के बाद इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश दिल्ली चला गया है, उसके बाद वहां पर पूर्ण विराम लगाया गया है। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। दूसरा उदाहरण वहां पर दिया गया है, काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। और उसके बाद वहां पर पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। यानी वहां पर शब्दों को अलग अलग किया गया है। वाक्य में जहां थोड़ा रोकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, उस वक्त अल्प विराम का चिन्ह लगाकर वाक्यों को पूरा किया जाता है। जैसे सुरेश, राजेश, महेश और दिनेश सभी गहरे मित्र है। दूसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम सच बोल रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तुम घर कैसे पहुंचे? वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में अगर कोई प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर अपेक्षित है, उस वक्त उस वाक्य के आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब और विराम चिन्ह है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक विराम चिन्ह जिसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसका प्रयोग मतलब इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि मन की भावना जब व्यक्त की जाती है, उस वक्त विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उद्धरण चिन्ह जिसे अवतरण चिन्ह भी हम कहते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी देखा है, अवतरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, दुहरा अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति मतलब वचन या वाक्य, किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। मतलब किसी द्वारा बोले गए शब्द है या उनकी कोई पंक्ति है, जैसे कि वैसे अगर हमें बतानी है, तो उस वक्त इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, अल्प विराम लगाया गया है। क्या कहा था नेताजी ने? उसे अवतरण चिन्ह में बताया गया है। अवतरण चिन्ह, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। यानी नेताजी ने जिन शब्दों में ये बात बताई थी, उनके शब्द जैसे के तैसे यहाँ पर लिखे गए, जो अवतरण चिन्ह में लिखे गए हैं।
दूसरा वाक्य है वहां पर रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है, यानी एक काव्य ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, उसे वहां पर अवतरण चिन्ह गया है। इस प्रकार से हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें परीक्षा में आता है शब्द युग्म पहचान कर लिखिए, उस वक्त वो किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया हो। जैसे पीला सा, पीला और सा शब्द के बीच में वहां पर योजक चिन्ह लगाया गया है। खेलते खेलते, सुख दुख, वहां पर योजक चिन्ह को लगाकर उन शब्दों को जोड़ा गया है या उनका संबंध स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। अब है उपविराम, इसे ही अपूर्ण विराम के नाम से ही पहचाना जाता है। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण वहां पर दिया गया है, कृष्ण के अनेक नाम है, कृष्ण के अनेक नाम है। कौन कौन से नाम है ये बताना है, इसलिए वहां पर उपविराम लगाया गया है। कृष्ण के अनेक नाम है, उपविराम कौन कौन से नाम है, मोहन, गोपाल, गिरधर, वहां पर एक एक नाम बताया गया है और उसके बीच वहां पर अल्प विराम लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों को मैं दोहरा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के वक्त आपको आने की संभावना है, जिसे आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में बहुत से बच्चों की वहां पर गलती होती है, वो संभ्रमित होते हैं, तो इसलिए वहां पर चिन्ह की तरफ भी ध्यान देना है। पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई है। उपविराम प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी उसे कहते हैं, कोष्टक और विवरण चिन्ह। अब इन चिन्हों को अगर आप ध्यान रखते हैं और हर एक चिन्ह का भाषा में क्या महत्व, यह अगर हमारे समझ में आएगा तो हमें वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए विराम चिन्ह के नाम भी हमें पता होने चाहिए, विराम चिन्ह कौन से ये भी पता होने चाहिए, और हर एक विराम चिन्ह किस प्रकार उस वाक्य पर प्रभाव डालता है, किस प्रकार अर्थ को अनर्थ या अर्थपूर्ण बनाता है उस वाक्य को, ये अगर हम समझ लेते हैं तो विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की इस वीडियो में विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार हम विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कर अपने परीक्षा में अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते, ये बात आपको आज समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी अगर कुछ सूचनाएं हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी सूचनाओं का वहां पर उस सूचनाओं को आप वहां पर नोट करके मुझे भेज सकते हो। आपकी सूचनाओं का मैं स्वागत जरूर करूंगा। धन्यवाद।